उसके पास होगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, ये समरी टाइप का है। अभी जो आपको पढ़ाने जा रहे हो सरफेस केमिस्ट्री का समरी टाइप का है, छोटे मोटे में बहुत कुछ जान जाना, मतलब एक ही क्लास में आप काफी कुछ पढ़ लोगे आज, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री जो है मोस्टली ये चैप्टर एडजॉर्प्शन को लेके है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें आइडिया करनी पड़ेगी कि व्हाट इज एडजॉर्प्शन। तो हमारे पास दो टर्म होते हैं, एक तो एडजॉर्प्शन होता है और एक होता है एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैं दोनों को साइड बाय साइड लिखवा देती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। एडजॉर्प्शन, एक है एडजॉर्प्शन और दूसरा है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कहाँ पे आपको डिफरेंस मिल रहा है, डी एंड बी पे, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, पर डिफरेंस काफी कुछ इन दोनों के बीच में है। एडजॉर्प्शन क्या होता है, अगर मैं प्रॉपर आपको हिंदी वर्ड में समझाऊं तो एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कोई एक सरफेस के ऊपर दूसरा किसी सब्सटेंस का आके चिपक जाना, बस चिपक जाना, अंदर तक जाना नहीं है, उसे ऊपर सरफेस में ही चिपकना है, दैट इज एडजॉर्प्शन। क्लियर है। ये सरफेस फेनोमेनन है, जो भी काम चलता है सरफेस के ऊपर होता है, सरफेस के अंदर तक पार्टिकल्स नहीं जाता है। क्लियर है। ओके, यहाँ पे क्या होता है एडजॉर्प्शन, अभी दो दो लाइन लिखवा दूंगी। ये क्या, ये बल्क फेनोमेनन है। यहाँ पे कुछ भी होता है, प्रॉपर रिएक्शन होने के बाद बल्क तक सब्सटेंस अंदर तक घुसता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन, जैसे बोलते हैं ना एब्जॉर्ब हो गया है। क्लियर है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बाहर तक सरफेस तक ही लिमिटेड रहता है, बट ये एब्जॉर्प्शन का मतलब है पूरा अंदर तक जाना, यूनिफॉर्मली बल्क तक जाना, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, accumulation of higher concentration of a substance, accumulation of higher concentration of a substance at the surface, at the surface, accumulation of higher concentration of a substance at the surface than in the bulk. इसका मतलब क्या है, अंकित को अलाउ करनी है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अंकित 2 नंबर पे आया है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, मिल गया। ठीक है, आज दीक्षांत का पेपर है क्या ओजस, आज दीक्षांत का पेपर है ना 23rd को, आई थिंक सो, आज उसका पेपर स्टार्ट हो रहा है। आज हुआ होगा उसका पेपर, मैंने पूछा नहीं है उसको भी कैसा गया, क्या उसका आर्किटेक्चर का पेपर था आज, वो बोल रहा था। तो ये क्योंकि पहला दिन होता है ना, उसी के पीछे सारे इंक्लूड करके रखते हैं ये, तो आज उसका पेपर है, खत्म भी हो गया होगा अब तक तो, ठीक है। बात भी नहीं हुई है मेरे, पता नहीं कैसे, वही पेपर थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बट बाकी तो लगभग लेवल डिफिकल्ट नहीं आता है ज्यादा उसमें। सो मैं क्या पढ़ा रही थी आपको, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस एट द सरफेस देन इन द बल्क। इसका मतलब क्या है, बल्क में जितना कंसंट्रेशन रहता है सरफेस में उससे ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है, इसका मतलब है ये नॉन यूनिफॉर्म फेनोमेनन है। ये नॉन यूनिफॉर्म फेनोमेनन है, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है कि ऊपर जितना चिपकेगा अंदर तक भी उतना ही जाएगा। क्लियर है। ये यहाँ पे ऊपर हायर कंसेंट्रेशन का जो होता है ऊपर चिपक जाता है, बल्क में नहीं, ना के बराबर जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है एक्यूमुलेशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट द सरफेस देन इन द बल्क। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस थ्रू आउट द बल्क।
throughout the bulk, throughout the bulk, throughout the bulk, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बल्क, एंटायर बल्क के अंदर यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन रहता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? ओके अच्छा, तो इसका एग्जांपल क्या लोगे? इसका मतलब बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, सिंपल ऊपर आप आके चिपक जाना, इसका मतलब है यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है। यूजुअली मेटल के ऊपर गैसेस चिपक जाते हैं। चारकोल जो है वो पॉइजनस गैसेस को चिपका लेता है अपने में, कैप्चर कर पकड़ लेता है उसको। कोई केमिकल रिएक्शन इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा अंदर तक जाता है, बस चिपक जाता है। यहाँ पे कोई गैस ऐसे पास कर रहा है, गैस पास कर रहा है, ऐसे ऐसे पास कर रहा है, एक मेटल सरफेस यहाँ पे है, अगर वो इजीली लिक्विफेबल गैस है, यहाँ पे आके चिपक जाएगा नीचे। दैट्स माय एडजॉर्प्शन, ठीक है। और बेसिकली एडजॉर्प्शन होने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे पोर्स का होना बहुत जरूरी है। पोरस होता है, उसका काफी कुछ क्वालिटीज प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि वो खींच लेता है और चिपका देता है। बल्क तक बात नहीं जाती है, ऊपर सरफेस फेनोमेना है ये, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा बल्क तक यूनिफॉर्मली अंदर जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे इसका, अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज अ सरफेस फेनोमेना। और ये क्या है, इट इज अ बल्क फेनोमेना, ठीक है। ये सरफेस फेनोमेनन है, ये बल्क फेनोमेनन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में भी आएगा चीजें क्या है कैसे है, तो मैं इसको रब कर लेती हूँ अभी, ठीक है। तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर फिर से मुझे ड्रॉ करा के आपको समझाना है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके अब इसका इसका काम खत्म हो गया, इसके बारे में आगे आपको पढ़ना नहीं है, एंटायर चैप्टर ये एब्जॉर्प्शन के ऊपर होता है बेस्ड। बस आपको डिफरेंस बताने के लिए एब्जॉर्प्शन आपको मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल अगर आपको देना है, सिलिका जेल इट एडजॉर्ब वाटर, सिलिका जेल, राइट डाउन, सिलिका जेल एडजॉर्ब्स वाटर। वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, सिलिका जेल के ऊपर, मतलब चिपक जाता है सिलिका जेल में आके। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी में यूज करते हैं, क्योंकि वाटर वेपर को सिलिका जेल खींच लेता है। तो ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, जब एयर के अंदर ज्यादा वाटर वेपर आ जाता है तो हम उसे ह्यूमिड एयर कहते हैं। तो कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं, सिलिका जेल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी का एग्जांपल अगर मैं आपको और देती हूँ एब्जॉर्प्शन के लिए, तो क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्ब वाटर। एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्ब वाटर, सिलिका जेल एब्जॉर्ब वाटर, मतलब ये वाटर आके सिलिका जेल के ऊपर चिपक जाता है। बट एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्ब वाटर, मतलब ये पूरा वाटर को एब्जॉर्ब करके वाटर क्रिस्टलाइजेशन के साथ इसका फॉर्मूला भी डिफरेंट हो जाता है, ये पूरा एब्जॉर्ब करता है वाटर। और भी कई सारे एग्जाम्पल है। जब आप कोई कॉटन का पीस लेते हो और उसमें इंक, उसको इंक में डाल देते हो, तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पे चिपक जाता है ऊपर इंक, कॉटन के ऊपर इमीडिएटली बल्क तक नहीं जाता वो इंक, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन चलता है, ऊपर चिपक जाता है इंक। धीरे 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 करके एब्जॉर्प्शन भी होता है, इंक फिर धीरे धीरे, पहले तो ऊपर चिपक जाता है इंक, उसके बाद इंक जो है वो अंदर तक जाता है, धीरे धीरे बल्क तक फेनोमेनन चलता है पूरा। दैट मीन्स जब मैं कॉटन को इंक में डिप करती हूँ, बोथ द प्रोसेस इट ऑकर्स, दोनों प्रोसेस वहां पे ऑकर करते हैं, मतलब होते हैं, दोनों प्रोसेस वहां पे चलते हैं, एब्जॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। एंड द कंबाइंड नेम इज सॉर्प्शन, जहां पे दोनों चीजें साथ साथ होते हैं हम उसे कहते हैं सॉर्प्शन कहते हैं। दैट मीन्स
ये आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिया, और भी बहुत सारे हैं। चारकोल है, वो पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अंदर तो कई सारे एग्जाम्पल आ जाए। ठीक है, आपको मैंने एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया है, इसका एग्जाम्पल बता दिया है, और इसका भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बता दिया है। वही वाटर है, वही वाटर है, वही वाटर है, बट दोनों तरफ यहाँ पे कुछ और प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पे कुछ दूसरा प्रोसेस चल रहा है। क्लियर है? कि क्लॉथ वगैरह डाइंग करने में भी इस तरीके का प्रोसेस चलता है। हु प्रणव, हु अमन, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, आई गॉट इट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा जब तक उसका ठीक हो जाएगा फिर। अच्छा ठीक है, ओके 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 प्रणव, ठीक है ठीक है ठीक है। प्रणव डिस्कनेक्ट हो गया है ना, अमन डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं। अगर उसको लेना होगा तो ये है, अंकित के पास भी रिकॉर्डिंग पड़ा है, ले लेगा। सागर के पास भी है, वो देख ले, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, नेटवर्क इशू दिखाता है। अच्छा, सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। सॉर्प्शन किसे कहते हैं? सॉर्प्शन किसे कहते हैं? बोथ द प्रोसेस साइमल्टेनियसली। इसका एग्जांपल क्या है? कॉटन डिप्ड इन, आप ले सकते हो इंक, वहां पे दोनों प्रोसेस चलता है। क्लियर है? ओके, दिस इज माय सॉर्प्शन। अच्छा, तो आपने एडजॉर्प्शन के बारे में जान लिया। इट इज अ सरफेस फेनोमेनन, ऊपर तक ही काम चलता है, लिमिटेशन ऊपर तक रहता है। इट इज अ बल्क फेनोमेनन, एब्जॉर्प्शन हो गया। दोनों को साथ साथ सॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद चलते हैं डीसॉर्प्शन क्या कहते हैं। अच्छा, डिसॉर्प्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा दो टर्म के पास आपको लेके जाऊंगी। वन इज एडजर्बेंट एंड दूसरा है एडजर्बेट। तो इसको मैं रब कर रही हूँ पूरा और हम चलेंगे। ये डन है? चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे करवाती हूँ। मेरे पास दो प्रोसेस पड़े हैं, उसके बाद हम चलते हैं। एडजर्बेंट क्या है, एडजर्बेट क्या है? एडजर्बेंट क्या है? एडजर्बेंट का मतलब है वो सरफेस जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होता है, उसको कहते हैं एडजर्बेंट। जिस जिसके ऊपर सब्सटेंस आके चिपक जाता है, जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन चलता है, उसे कहते हैं एडजर्बेंट कहते हैं। सरफेस ऑन व्हिच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। क्लियर है? जिसके ऊपर होता है वो एडजर्बेंट है। अच्छा, एडजर्बेट क्या है? जो चिपकता है वो एडजर्बेट है। The substance that gets adsorbed, the substance that gets adsorbed is known as adsorbate. अभी एडजॉर्प्शन कितना होगा, कैसे होगा, क्या क्या फैक्टर्स है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसके ऊपर काम चल रहा है और जो काम कर रहा है। क्लियर है? ओके, अच्छा। उसके बाद एक टर्म आता है, देखो ये प्रॉपर अगर विजिबल है तो मैं नीचे करवा देती हूँ। छोटे छोटे टर्म है बेटा, ये आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। एक तो एडजॉर्बेंट बता दिया, जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्बेंट क्या है? जो चिपकता है, यूजुअली गैसेस होते हैं, यूजुअली गैसेस। और एडजॉर्बेंट क्या होता है? मोस्टली मेटल्स वगैरह होते हैं, कोई सरफेस है, मेटलिक सरफेस होता है, उसके ऊपर काम चलता है, दिस इज एडजॉर्बेंट। एंड एडजॉर्बेंट क्या होता है? यूजुअली गैसेस, जो गैसेस जैसे अमोनिया है, उसका वो इजीली लिक्विफेबल है, तो वो क्या करता है, जाते 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 सरफेस के ऊपर वो फ्लो कर रहा है। मान लो सरफेस का, इसका आपको पूरा फैक्टर्स बताऊंगी मैं, क्यों होता है एडजॉर्प्शन, क्या क्या रीजन है कि एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, एंटायर प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है, ये सारे इसके बाद जानेंगे, आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, तो एडजॉर्बेट क्या है? गैसेस, व्हेन गैसेस दे फ्लो ओवर द सरफेस, क्या होता है ऑटोमेटिकली वो थोड़ा हीट उसका जो होता है, अगर सरफेस अगर थोड़ा सा उसमें फोर्स, अनबैलेंस फोर्स ज्यादा हो जाते हैं तो वो खींच लेता है गैसेस को और चिपका देता है उसके ऊपर। दिस इज माय एडजॉर्बेट।
मोस्टली गैसेस चिपकते हैं। ये सरफेस ये सरफेस है ना, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये सरफेस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो कोई गैस यहाँ पे फ्लो कर रहा है सरफेस के ऊपर, मान लो ये हाईली इजीली लिक्विफेबल गैस है, जैसे ही सरफेस को देखेगा वो चिपक जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि विंटर में भी वाटर जो वेपर होते हैं बेसिकली वो आके चिपक जाते हैं, चिपक चिपक के आपको ऐसे दिखेंगे प्रॉपर, अंदर तक नहीं जाते हैं, वो बाहर ही चिपक जाते हैं। ठीक है, दिस इज अ केस। और क्यों होता है उसका भी रीजन है, सरफेस के ऊपर क्यों होता है उसका रीजन है, मैं आपको इसके बाद ही बताऊंगी। और एक टर्म आता है डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, राइट डाउन प्लीज। व्हाट इज डिसॉर्प्शन? अगर कोई सब्सटेंस एडजॉर्ब हो चुका है उसको रिमूव करने का तरीका होता है डिसॉर्प्शन। क्लियर है? मान लो कि एक यहाँ पे बेसिकली मान लो इस तरीके से कोल माइंस के अंदर ना, मान लो ये कोई गड्ढा है अंदर, ठीक है, यहाँ पे पॉइजनस गैसेस वगैरह यहाँ पे चिपक के हैं, यहाँ पे पॉइजनस गैसेस भरे हुए हैं पूरे चिपक के सरफेस के ऊपर, यहाँ पे अंदर सरफेस के ऊपर पॉइजनस गैसेस चिपक के हैं। ठीक है, अच्छा, तो आप इसके अंदर अगर चारकोल को डाल दोगे ना, एक्टिवेटेड चारकोल को डाल दोगे, तो चारकोल का नेचर क्या होता है ना, वो खींच लेता है। किसको खींचता है? वो बहुत बड़ा, वो एक एडजर्बेंट की तरह काम करता है, और पॉइजनस गैसेस जो ऑलरेडी चिपक के यहाँ पे है ना, वो खींच के, क्योंकि इससे भी स्ट्रॉन्ग एडजर्बेंट है, इस सरफेस से भी वो चारकोल जो आ जाएगा, मान लो उसके अंदर कुछ चारकोल का टुकड़ा डाल देती है, वो चारकोल इज अ बेटर एडजर्बेंट देन दिस सरफेस। तो चीजें क्या होती हैं, पॉइजनस गैसेस वगैरह क्या होता है, इस सरफेस से हटके चारकोल के ऊपर चिपक जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस तरीके से क्या करा जाता है, पॉइजनस गैसेस जो होते हैं उसका बेसिकली ये वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यूज करा जाता है। मान लो मुझे कहीं पे मैंने वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की, बट उसके बाद भी उसके अंदर कुछ गैसेस रह गए हैं, क्योंकि हाई वैक्यूम क्रिएट करना डिफिकल्ट होता है काफी ज्यादा। आप हाई वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप ठीक है गैस को खींच कर निकाल सकते हो, बट हाई वैक्यूम क्रिएट करना मुश्किल होता है। तो आपने जितना हो सके गैस को निकाल दिया, बाकी जो बचे कुछ गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए अब उसके अंदर चारकोल भी डाला जाता है एक्टिवेट, वो खींच लेता है सारे गैसेस को। तो ये काफी सारे एब्जॉर्प्शन काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगह पे इसका यूज भी होता है। क्लियर है ना? तो डिसॉर्प्शन का मतलब होता है कि कहीं पे एब्जॉर्ब अगर सब्सटेंस है तो उसको खींच के बाहर निकाल देना। फिर उल्टा प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन का उल्टा प्रोसेस है डिसॉर्प्शन। इसका मतलब है रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब सब्सटेंसेस। Removal of adsorbed substances are known as desorption. ठीक है, तो आपने किस किस के बारे में जाना, एब्जॉर्प्शन के बारे में जाना जो कि सरफेस फेनोमेनन है, एब्जॉर्प्शन के बारे में जाना जो कि बल्क फेनोमेनन है, और दोनों को साथ में सॉर्प्शन कहते हैं। एड्सॉर्बेंट क्या होता है, जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन चलता है, एड्सॉर्बेंट होता है जो चिपकता है, ठीक है। एंड डिसॉर्प्शन क्या होता है, अगर किसी भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस को मुझे फिर दोबारा निकाल के बाहर लाना है, जो चिपक चुका है और उसको मुझे रिमूव करना है, दैट इज डिसॉर्प्शन। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलती हूँ कि एब्जॉर्प्शन होता क्यों है, व्हाई एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ये मैं रब कर लूं क्या? यस मैम। डन है, वेरी गुड। Why, right? Why adsorption takes place? क्यों होता है एब्जॉर्प्शन? अगर होता है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों होता है, क्यों होता है, मैं आपको बताती हूँ। एब्जॉर्प्शन का मतलब कोई अंदर वाली, ऐसा तो नहीं है कि अंदर तक रिएक्शन चल रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। सिंपल एक सरफेस फेनोमेनन होता है। तो मैं यहाँ पे एक सरफेस ली होती हूँ, एक सरफेस है, ठीक है। अच्छा, सरफेस के ऊपर मान लो जब कोई भी गैस यहाँ पे फ्लो करता है, मैं आपको बताती हूँ सरफेस के जो इनर पार्टिकल्स होते हैं, इस सरफेस की इनर पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ।
वहां पे फोर्स जो होता है ना, हर एक पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो बैलेंस्ड होता है। यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स है। जैसे आपने सरफेस टेंशन पढ़ा है ना, लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है सरफेस टेंशन। उसके लिक्विड का जो सरफेस होता है वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं, तो वो स्ट्रेस्ड रहता है। तो उसका जो शेप होता है वो थोड़ा सा कर्व हो जाता है लिक्विड का सरफेस। क्यों होता है? जस्ट टू डिक्रीज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से उसको घटाने के लिए ही वो इस तरीके से कर्व हो जाता है। जैसे लिक्विड ड्रॉप्स हैं तो वो स्फेरिकल हो जाते हैं। तो आपने लिक्विड के लिए पढ़ा था। द सेम प्रोसेस इट ऑकर्स हियर आल्सो। मैं कोई सरफेस, सॉलिड सरफेस जब मैं लेती हूँ तो उसके भी अंदर के पार्टिकल्स बैलेंस्ड रहते हैं। बट आप सोचो, यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ पे जो पार्टिकल है, उसके फोर्स बैलेंस्ड नहीं है। ये एक तरफ खींचा जा रहा है अंदर, बट ऊपर की तरफ बैलेंस्ड नहीं है फोर्स। उसे हम कहते हैं रेसिडुअल फोर्स कहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, इसके पास रेसिडुअल फोर्स होते हैं। ये क्या होता है? मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स कह सकते हो आप उसको। ठीक है। तो अब ये पार्टिकल क्या करता है? बिकॉज यहाँ पे अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे इसका फोर्स तो प्रॉपर है नहीं, बैलेंस तो है नहीं, जिसे आप कह सकते हो रेसिडुअल फोर्स कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि मान लो इसके ऊपर से कोई गैस फ्लो कर रहा है, इसका एक खींचने का ताकत होता है ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्या करता है कि जो एब्जॉर्बेड पार्टिकल्स है उसको अपने तरफ खींच लेता है, खींच के चिपका देता है। क्लियर है? क्यों खींचता है? ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स देयर, ड्यू टू द एक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या करता है वो? एब्जॉर्बेड जो यहाँ से मूव कर रहा है, ऊपर जो मूव कर रहा है एक सरफेस के ऊपर, हवा जाएगी ना, इस तरीके से हवा फ्लो करेगी। ठीक है। तो उस जब ये इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो ये उसको खींच के चिपका देता है। यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे भी चिपकेगा, यहाँ पे भी चिपकेगा, जहां जहां पे सरफेस दिखेगा वहां पे चिपकेगा। इसीलिए ये बोला जाता है कि एब्जॉर्प्शन जो है ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर ज्यादा हो गया, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। सरफेस एरिया घट गया, एब्जॉर्प्शन घट जाता है। क्लियर है? तभी हम मेटल्स को जब लेते हैं तो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लेते हैं, तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। क्लियर है? तो क्या पता चला? व्हाई एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस? ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स एट द सरफेस। सरफेस के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स रहते हैं, जिसके वजह से वो पार्टिकल्स को खींच के चिपका देते हैं। दैट इज व्हाई एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। इसका मतलब ये साफ दिख रहा है कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जब भी यहाँ से एयर निकलेगी, खींच के चिपक जाएगा। कहीं पे भी, हर जगह पे ऐसा होता है, थोड़ा कहीं पे थोड़ा, कहीं पे ज्यादा हो जाता है। बट एक गैस की नेचुरल टेंडेंसी है, जब एक सरफेस के ऊपर से जाता है गैसेस, तो वो थोड़ा बहुत चिपकने लग जाता है। कहीं पे थोड़ा ज्यादा चिपक जाता है, कहीं पे थोड़ा सा हल्के हल्के से चिपक चिपक के जाता है। बट ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, व्हिच इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टू। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। समझ में आ गया आपको क्यों होता है? अब हम चलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ऑल ऑफ यू क्लियर? क्यों चिपकता है? क्लियर? क्यों एब्जॉर्ब होता है सब्सटेंस? ऑल क्लियर? यस? सारे को, किसी को डाउट नहीं है? किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है कि एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? अगर मैं ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ा दूंगी, ज्यादा चिपकेगा। ये भी पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है। दैट इज नोन एज फ्रेउनलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं उसको। प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है एब्जॉर्प्शन का। आगे है, ग्राफ भी है आपका इसमें। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एब्जॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, ये आपको ये बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है, और ये पूछा जाता है कि प्रूफ दैट एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये आपको बता देती हूँ। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होता है और एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे डेल्टा एच जो होता है नेगेटिव होता है। चलो, मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव होता है, बट अभी हमें प्रूफ करना है कि नेगेटिव होता है।
ये नेगेटिव होता है। अच्छा, क्या होता है देखो, मैं आपको प्रूफ करने जा रही हूँ कि हाँ नेगेटिव क्यों होता है। एडजॉर्प्शन जो होता है वो नेगेटिव प्रोसेस क्यों होता है। नेगेटिव का मतलब वहां से एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब ये प्रोसेस चलता है तो ऑटोमेटिकली हीट रिलीज होती है। इसका मतलब क्या है, चिपकने के बाद ही ज्यादा स्टेबल होता है प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है विद लो एनर्जी। तो ये प्रोसेस जब हो जाता है, जब एडजॉर्प्शन घट जाता है या हो जाता है, या व्हेन इट ऑकर्स, एडजॉर्प्शन होने के बाद ये स्टेबिलिटी ले लेता है। दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। क्लियर है? यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल घट जाता है। उसका दूसरे हमें इस तरीके से नहीं लिखना है। जब आपको एग्जाम में आएगा तो आपको थोड़ा दूसरे तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। मैंने अभी आपको क्या बताया, एडजॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस के लिए हम ये यूज करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। आपने पढ़ा होगा, थर्मो में पढ़ा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ठीक है, ओके। ये रिलेशन आपको पता है, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी का रिलेशन है ये टेम्परेचर भी है। ठीक है, अच्छा। अब इसमें क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब डेल्टा जी क्या होना चाहिए। अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए प्लीज। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेगेटिव होता है। बहुत अच्छा, नेगेटिव होता है डेल्टा जी। स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक है, वो अपने आप एडजॉर्प्शन जो है वो होता रहता है। ठीक है, अच्छा। डेल्टा है माइनस टी। मैं आपको बता देती हूँ और एक बात, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है गैस फ्लो कर रहा है, यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स वगैरह सारा है, प्रेजेंट है, बट जैसे ही गैस यहाँ पे आके चिपक जाता है सरफेस के ऊपर, एंट्रोपी घट जाती है, क्योंकि रैंडमनेस घट जाता है। रैंडम, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, चेंज इन रैंडमनेस। इससे पहले, एडजॉर्प्शन से पहले रैंडमनेस बहुत ज्यादा था, ये पूरा अनस्टेबल था, ये सरफेस पूरा अनस्टेबल था। अब फोर्सेस बिल्कुल अनबैलेंस्ड थे, रैंडमनेस ज्यादा बढ़ा हुआ था। जैसे ही गैस फ्लो हुआ उसके बाद चिपक गया गैस, गैस के चिपकने के बाद रैंडमनेस नीचे चला गया, डिसऑर्डरनेस नीचे चला गया। जैसे ही डिसऑर्डरनेस नीचे चला गया, डेल्टा एस एंट्रोपी भी नीचे चला जाएगा, मतलब डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। कहीं पे कोई एक प्रोसेस है, यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अगर रिएक्टेंट का रैंडमनेस ज्यादा है और प्रोडक्ट का रैंडमनेस कम है, इसका मतलब डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। अगर रिएक्टेंट का रैंडमनेस कम है और प्रोडक्ट का रैंडमनेस ज्यादा हो गया, डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो गया प्रोडक्ट में, डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए, मतलब एंट्रोपी बढ़ गया। बट यहाँ पे एंट्रोपी घट रहा है, क्योंकि चिपकने के बाद पूरा जो प्रोसेस है वो स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। समझ में आ गया? डेल्टा जी तो नेगेटिव था ही, स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव था, डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया क्योंकि प्रोसेस ही ऐसी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। माइनस है और डेल्टा एस भी नेगेटिव था, एंटायर प्रोसेस पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसको क्या होना पड़ेगा सो दैट ये नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसको क्या होना पड़ेगा सो दैट जो सम है वो नेगेटिव हो जाएगा, इसको हाई नेगेटिव होना पड़ेगा ना, इजंट इट? इसको हाई नेगेटिव होना पड़ेगा, तब जाके ये जो दोनों का समेशन होगा फिर ये नेगेटिव वैल्यू आएगा। ऑल क्लियर? ये -10 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे +5 है। x को क्या होना पड़ेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर,
ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो x को क्या होना पड़ेगा, सो दैट इनका सम नेगेटिव आएगा, -15 होना पड़ेगा, इजंट इट? मतलब हाई नेगेटिव होना पड़ेगा, हाई नेगेटिव होना पड़ेगा, सो दैट इन दोनों का सम फिर आके नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चलूं यहाँ पे स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जो नेगेटिव होता है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, मैंने बता दिया रीजन क्यों डेल्टा एस नेगेटिव है, एंट्रोपी घट गया। अच्छा, बट इन पूरा इसको माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब ये प्लस है बट ये माइनस है, इसका मतलब है डेल्टा एच जो है ये हाई नेगेटिव है। तो आपको ये एक्सप्लेन करना होता है वहां पे और प्रूफ करना होता है कि दैट्स व्हाई डेल्टा एच इज नेगेटिव। ऑल क्लियर? अब हम चलते हैं, मैं आपको अभी लेके